Hello everybody, welcome to English Kingdom and today we will move to the further topics that we will make a discussion on some more literary terms and today's literary terms as we see are here as epithalamian, euphony, familiar, imagination, graveyard poets, grotesque, haiku, fine arts, Harlem Renaissance and humanism. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर आज हमारे डिस्कशन चलेंगे और इनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि टॉपिक्स किस तरह से आए और इनका हमारे लिटरेचर में क्या यूज है और कैसे हम इनकी हेल्प से या इनकी मदद से अपने लिटरेचर को एनालाइज करते हैं या अपने लिटरेचर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग आएंगे पहले टॉपिक पर एंड दैट इज एपिथैलेमियन। एपिथैलेमियन की अगर बात किया जाए तो इट्स अ काइंड ऑफ मैरिज सॉन्ग, मैरिज सॉन्ग। मैरिज सॉन्ग से इसका क्या रिलेशन है, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। एक्चुअली एपिथैलेमियन का रिलेशन ग्रीक से है जो लैटिन फॉर्म में आता है और ग्रीक से भी आता है। एक्चुअली ग्रीक में सैफो थियोक्राइटस ने मैरिज सॉन्ग लिखना शुरू किया था। सैफो और थियोक्राइटस ने मैरिज सॉन्ग लिखा था ग्रीक में। पॉसिबिलिटी इन्हीं की वजह से लगता है कि सैफो और थियोक्राइटस के साथ ही इस फॉर्म की शुरुआत हुई होगी जहां पर उन्होंने मैरिज को सेलिब्रेट किया होगा। मैरिज सेलिब्रेशन भी आप कह सकते हैं, मैरिज सॉन्ग का रिलेशन मैरिज सेलिब्रेशन भी होता है। ठीक, अब ये मैरिज जो सेलिब्रेशन है यह इतनी जल्दी इंग्लैंड में तो आने वाला नहीं था। इंग्लैंड में पहुंचने में इसमें काफी टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 16-17 सेंचुरी तक ये पहुंचता है। लेकिन रोम में इसको ओविड और कैटुलस ने काफी फॉलो किया। रोम में भी दो पोएट हुए, ओविड और कैटुलस। इन दोनों लोगों ने अपनी अपनी पोएम में मैरिज सॉन्ग को स्पेशल प्लेस दिया और इसे वहां पर एलोबरेटली प्रेजेंट किया। एपिथैलेमियन नो डाउट मैरिज सॉन्ग होती है जैसे मैंने आपको बताया, या मैरिज सेलिब्रेशन होता है। लेकिन किसकी मैरिज? तो एक्चुअली अगर हम मैरिज सॉन्ग की बात करते हैं तो यह दिखाता है कि एपिथैलेमियन जो होता है वो पोएट्स मैरिज को दिखाता है। पोएट की मैरिज जो होती है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। पोएट की पर्सनल, आप ये कह सकते हैं कि एपिथैलेमियन एक तरह की पर्सनल पोएम होती है जहां पर पोएट अपनी मैरिज के बारे में बात किया करता है। इसके साथ एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं दैट इज प्रोथैलेमियन। प्रोथैलेमियन मीन्स भी मैरिज सॉन्ग ही होता है, मैरिज सॉन्ग। बट ये जो होता है दूसरे का होता है। इस तरह से जो प्रोथैलेमियन होता है वह इम्पर्सनल हो जाता है और एपिथैलेमियन जो होता है वो पर्सनल हो जाता है। ये अगर हम प्रोथैलेमियन की बात करते हैं इम्पर्सनल होता है। प्रोथैलेमियन को शुरू करने का रिकॉर्ड्स जहां तक मिलता है तो ये माना जाता है कि एडवर्ड स्पेंसर ने इसको शुरू किया था। जबकि एपिथैलेमियन के बारे में मैंने आपको बताया इसकी शुरुआत ग्रीक से सैफो थियोक्राइटस के वर्क, फिर उसके बाद रोम में ओविड और कैटुलस के वर्क होता है।
इंग्लैंड में पहुंचने में जैसे मैंने आपसे बताया कि ऑलमोस्ट काफी टाइम लग जाता है, जहां पर जब ये इंग्लैंड में पहुंचता है तो अराउंड 17th सेंचुरी का टाइम हो चुका होता है। 16th सेंचुरी, नॉट 17, 16th सेंचुरी का ये टाइम हो चुका होता है जब यह इंग्लैंड पहुंचता है। और इसे पॉपुलराइज करने का क्रेडिट नो डाउट एडमंड स्पेंसर को जाता है, जो बहुत ही फेमस एपिथेलेमियन लिखते हैं। लेकिन फर्स्ट एपिथेलेमियन अगर इंग्लैंड में बात किया जाए तो वह सर फिलिप सिडनी लिखते हैं। सर फिलिप सिडनी राइट्स द फर्स्ट एपिथेलेमियन। सो फिलिप सिडनी फर्स्ट एपिथेलेमियन राइट करते हैं। इनको फॉलो करते हुए इनकी एपिथेलेमियन अराउंड 1580 आती है, जबकि इसके ऑलमोस्ट 15 इयर्स के बाद एडमंड स्पेंसर भी अपनी एपिथेलेमियन लिखते हैं एंड दैट कम्स इन 1595 अराउंड। ये जो सर फिलिप सिडनी हैं, इन्होंने अपनी मैरिज और यहां पर एडमंड स्पेंसर ने अपनी मैरिज को सेलिब्रेट किया। इस तरह से एपिथेलेमियन एक ट्रेंड बना, जहां पर अपनी मैरिज में अपनी ब्राइड को उसकी तारीफ करना या उसके बारे में लिखा। जैसे कि एडमंड स्पेंसर ने जो एपिथेलेमियन राइट किया है उसे 24 स्टैंजास में इन्होंने डिवाइड किया था, और 24 स्टैंजास में डिवाइड करने से उन्होंने शादी से पहले बीतने वाले 24 आवर्स को स्पेशली एनालाइज किया है, और किस तरह से शादी से पहले उनका हर वक्त हर घड़ी बीत रहा होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हमें वो देते हैं। एपिथेलेमियन एक रूटीन हो गया राइटिंग में, और धीरे धीरे यह कंसीडर किया गया, आगे भी लिखा गया। जैसे जॉन डन साहब ने लिखा, बेन जॉनसन ने भी राइट किया, और रोमांटिसिज्म में अगर आते हैं तो एपिथेलेमियन राइट करने का शेली ने भी काम किया। थोड़ा सा और आगे अगर विक्टोरियन टाइम में आए तो हमें जिरार्ड मैनली हॉकिंस, जीएम हॉकिंस भी एपिथेलेमियन लिखते हुए मिल जाते हैं। तो एपिथेलेमियन बिकम्स वेरी पॉपुलर इन फैक्ट एंड पर्सनल फॉर्म ऑफ पोएम्स, जो किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। सारे लोगों की राइटिंग का जो वेरिएशन है वो देखने को मिलता है। ब्राइडल सॉन्ग भी इसको कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग ब्राइडल सॉन्ग भी कहते हैं। ब्राइडल सॉन्ग भी कहते हैं। ये ब्राइडल सॉन्ग क्यों कहा जाता है? एक्चुअली जैसा मैंने आपसे बताया, ग्रीक से इसका ओरिजिन है, और ग्रीक में इसका मतलब होता है एट द ब्राइडल चैम्बर्स। ग्रीक में एपिथेलेमियन का क्या मतलब होता है? एट द ब्राइडल चैम्बर्स, एट द ब्राइडल चैम्बर्स। अब इसका क्या रिलेशन होता है? एक्चुअली पुराने समय में जो शादियां होती थी और दूल्हा दुल्हन जब अपने घर वापस आ जाते थे तो एक संस्कार, एक वहां का रिचुअल्स था, आई मीन कस्टम था कि जिस रूम में ब्राइड और ब्राइड ग्रुप रहते थे उसके बाहर बैठ करके कुछ म्यूजिशियन होते थे और वो सिंगिंग किया करते थे। उसे ब्राइडल सॉन्ग या उसी को मैरिज सॉन्ग या उसी को हम लोग एपिथेलेमियन कहा करते थे। धीरे धीरे यह चेंज हुआ, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एडमंड स्पेंसर साहब ऐसे नहीं राइट करते बल्कि 24 आवर्स को याद करते हुए राइट करते हैं। इसके पहले कि उनकी मुलाकात अपनी होने वाली वाइफ से हो, तो वो इस तरह से दिखाते हैं जिसमें चीजों को वेरिएशन के साथ प्रेजेंट किया गया है, नॉट इन द सेम रिपीटेड टर्म्स। जहां पर हम लोग ब्राइडल चैम्बर्स की बात करें, बट देयर इन्वेंशन या आप कह सकते हैं जो चेंजेस एडमंड स्पेंसर ने किया उनको इतना फेमस बना दिया एडमंड स्पेंसर को कि कई लोग तो यही मान बैठते हैं कि एडमंड स्पेंसर ही इस तरह की पोएम के फादर हैं, जबकि ऐसा नहीं। जैसा आप देख चुके हैं, स्ट्रैबो या थियोक्राइटस को क्रेडिट देते हैं ग्रीक से, ओविड और कैटुलस जो होते हैं रोमन से हैं। इंग्लैंड में पहुंचने के बाद सर फिलिप सिडनी फर्स्ट पर्सन बनते हैं
जो इस तरह की पोएम को राइट करते हैं, जिनको फॉलो करते हुए बाद में रिवर्स ने भी राइट किया था। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यूफोनी। यूफोनी का रिलेशन होता है समथिंग दैट इज प्लेजेंट टू हियर, प्लेजेंट टू हियर। जो सुनने में अच्छा लगे, दैट इज यूफोनी। अब जब सुनने में अच्छा लगता है तो उसके लिए एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि लैंग्वेज जो हो वो स्मूथ हो, या लैंग्वेज जो हो बहुत रेगुलर पैटर्न में चल रही हो। जो प्लेजेंट टू हियर होता है उसकी खास बात यह होती है कि वह वॉवेल रिकॉर्ड से ज्यादातर होता है। तो ज्यादातर वॉवेल का जो साउंड होता है वह मैच होता हुआ मिलता है। हमेशा जरूरी तो नहीं है, लेकिन जब वॉवेल साउंड मैच करता हुआ मिलता है तो इट साउंड्स नाइस। तो ऐसी बातें जो हमें सुनने में अच्छे लगे या हमारे कान को अच्छे लगे, जिसको सुनकर इरिटेशन ना हो रहा हो, ऐसे जो साउंड होते हैं, यू सी फोनी, आप समझ ही रहे होंगे, फोन आवाज। यू जो होता है, कई बार आप देखेंगे यू का जहां पर भी यूज कर देते हैं, चाहे यूफोरिया हो जाए या इस तरह से वर्ड्स, वो अच्छे के सेंस में होता है, तारीफ के सेंस में होता है। तो यूफोनी का मतलब होगा कुछ अच्छा सा साउंड, ठीक है ना। तो अच्छा साउंड जैसे प्लेजेंट टू हियर, कानों को सुनने में जो अच्छा लगे वो होता है, और कानों को सुनने के लिए वो साउंड ज्यादा अच्छा लगता है जो वॉवेल साउंड से मैच करता हुआ हो, जिसका एक रेगुलर पैटर्न चलता हुआ मिले। लेकिन ये जो साउंड होता है कई बार अलग हो जाता है, और इसका साउंड दूसरा भी एक हो जाया करता है, जिसको हम लोग कैकोफोनी कहते हैं, कैकोफोनी। अब आप समझ गए होंगे कि कैकोफोनी का रिलेशन क्या होता है। अगर यूफोनी है और वो हमारे हियरिंग के लिए प्लेजेंट है तो नेचुरल है, जो कैकोफोनी होती है वो अनप्लेजेंट टू हियर। ये ऐसे साउंड होते हैं जिनको सुनना हमें अच्छा नहीं लगता है, इस तरह से अनप्लेजेंट टू हियर। इनका रिलेशन वर्ड से होता है, और ज्यादातर इसमें जो वर्ड्स हो जाते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जो ऑलमोस्ट एक दूसरे से अलग होते हुए से साउंड करते हैं, जिनको हम लोग दूसरे साउंड वर्ड्स में डिसोसेंस भी कह सकते हैं। मतलब डिसोसिएशन से रिलेट करता है, और डिसोसिएशन मतलब अलग थलग। मतलब कई बार ऐसा साउंड होता है जब एक जैसा साउंड चलता है, रेगुलर साउंड चलता है, तो वो हमें सुनने में अच्छा लगता है। तो रेगुलर साउंड क्या है, जो हमारे लिए यूफोनी है, ये रेगुलर साउंड है, रेगुलर पैटर्न है। लेकिन जब वह डिस्टर्ब होता हुआ या डिसोसिएटेड होता हुआ चलता है तो वह हमारे लिए क्या बन जाता है, कैकोफोनी। क्योंकि यह डिस्टर्ब या डिसोसिएट होकर के चलता है, इसलिए कई बार हम इसको डिसोनेंस भी कहते हैं। सेम जो हमारा कैकोफोनी है उसे दूसरे शब्दों में हम लोग डिसोनेंस भी कहा करते हैं, डिसोनेंस भी इसे हम लोग वर्ड दिया करते हैं, और इसका भी रिलेशन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो प्लेजेंट टू हियर या सुनने में जो अच्छा लगे, उसको अगर हम एक टर्म देना चाहें तो हम उसको कह सकते हैं कि एसोनेंस है, जो सुनने में अच्छा लगता है, और जो हमें सुनने में अच्छा ना लगे वो हमारे लिए क्या है, डिसोनेंस है, जो डिसोसिएट होता है या अलग होता है। इन दोनों वर्ड्स की आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा शॉर्ट में। इसे मैंने यूफोनी के बारे में बताया, वैसे ही कैको, कैको इज समथिंग, अगर आप समझे हिंदी में तो कर्कश, हार्श, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता। या और भी अगर इजी समझना होगा तो कैको का सेंस आप कौवे से लगा लीजिएगा, बेटर समझ में आ जाएगा। कौवे की फोनी, कौवे का साउंड, मतलब जो ऐसा साउंड जो सुनने में अच्छा ना लग रहा हो, कैकोफोनी के रूप में उसका यूज किया जाता है। इस तरह के टर्म्स को लोग कैकोफोनी कहते हैं। कैकोफोनी यूफोनी का अपोजिट होता है, और इस तरह से हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यूफोनी क्या होता है और कैसे इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज फैब्लियो। फैब्लियो को आप कह सकते हैं इट इज अ शॉर्ट टेल, एक छोटी सी कहानी होती है। अब क्या सारी छोटी सी कहानी हमारे लिए फैब्लियो हो सकती है? नहीं,
तो कुछ एलिमेंट्स होंगी जो फैमिली के लिए जरूरी होगी, बिल्कुल जरूरी होती है। पहली चीज तो ये होता है कि फैमिली जो होता है वह अपने ट्रीटमेंट में सटायरिकल होता है, सटायर करता होता है, सटायरिकल। और इसका जो टारगेट होता है क्या होता है, कॉमिक बनाना, पहला जो एलिमेंट इसके लिए जरूरी है। दूसरा एलिमेंट इसका ये होता है कि इसका जो सब्जेक्ट होता है या इसका जो कैरेक्टर होता है वो या तो मिडिल क्लास से होता है, मिडिल क्लास, या फिर लोअर क्लास फैमिली से होता है, जिस पर इस तरह की जो कमेंट्स होते हैं, सटायर जो होते हैं वो किए जाते हैं। इसे और भी फेवरेबल बनाने के लिए कॉक होल्डिंग टाइप के हस्बैंड को दिखाया जाता है। जो कॉक होल्डिंग हस्बैंड होते हैं उन हस्बैंड को इसका विषय बनाया जाता है, जो मजाक के पात्र बने होते हैं कॉक होल्डिंग। इस तरह के हस्बैंड का जो मतलब होता है आप समझ सकते हैं, जहां पर लेडीज अपने हस्बैंड को बेवकूफ भी बना देती हैं और हस्बैंड को समझ में भी नहीं आता है, वो उस टाइप के जो हस्बैंड होते हैं उनके लिए हम लोग फैमिली राइटिंग किया करते हैं। फैमिली राइटिंग का जो रिलेशन है नेचुरली फ्रांस से होता है और इसे फ्रांस के 12th और 13th सेंचुरी से रिलेट किया जाता है। फ्रांस के 12th और 13th सेंचुरी से इसका रिलेशन होता है। तो अगले पॉइंट्स ये होते हैं कि यह फ्रांस में शुरू हुआ, और अगर टाइम की बात किया जाए तो 12th या फिर 13th सेंचुरी में इसकी शुरुआत होती है। लेकिन जब इंग्लैंड की बात होती है तो इंग्लैंड की शुरुआत जो होती है 14th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है कि फैमिली का यूज किया जा रहा है। इस फैमिली के बारे में डगलस बुश ने कहा था, शॉर्ट स्टोरी रादर देन इट इज लॉन्ग। मतलब यह एक शॉर्ट स्टोरी होती है, डगलस का मानना है, लेकिन यह लॉन्ग वाली जो स्टोरीज होती हैं उनसे ब्रॉड साइज में होती है, मतलब उनसे ज्यादा इफेक्ट इसका होता है, ऐसा मानते हैं। कहने का मतलब शॉर्ट में होता है, कॉमिकल या सटायरिकल होता है, मिडिल या लोअर क्लास की बात करता है, कॉलिंग हस्बैंड होते हैं, दैट्स ऑल, एवरीथिंग इज देयर। बट इसके अलावा अगर इसके इफेक्ट को देखा जाए, इसके प्रभाव को देखा जाए, तो जो जनरली बड़े स्टोरीज होती हैं उनसे कहीं ज्यादा हो जाता है, इसलिए कहा अ शॉर्ट स्टोरी ब्रॉडर देन इट इज लॉन्ग। ये डगलस बॉश का मानना था। अगर इसको इंग्लैंड की बात किया जाए तो दो जगह पर हमें इसका खास तौर से यूज होता हुआ मिलता है। जैसा मैंने बताया कि इंग्लैंड में इसको कब यूज किया गया, 14th सेंचुरी। और अगर आपको याद होगा तो 14th सेंचुरी के सबसे फेमस पोएट कौन रहे, जेफरी चॉसर, जेफरी चॉसर, ठीक है। और जेफरी चॉसर की सबसे फेमस वर्क कौन सी रही, कैंटरबरी टेल्स। कौन सी है, कैंटरबरी टेल्स। और इन टेल्स में ढेर सारी टेल्स थी, जिसमें से दो टेल्स में उन्होंने यूज किया है। एक तो पार्डनर्स टेल, दी पार्डनर्स टेल, और दूसरा इन्होंने द मिलर्स टेल में इस फैमिली का यूज किया हुआ है। दोनों तरह से ये जो राइटिंग है उसका मेन मकसद, जैसे मैंने आपसे बताया कि एम होता है लॉफ्टर को क्रिएट करना, हंसी को क्रिएट करना, और जबकि दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि हम मिडिल क्लास या लोअर क्लास को सटायरिकल ढंग से कॉमिक इफेक्ट के लिए अपने जो सब्जेक्ट होता है, जो थीम होता है, उसको अपने साथ यूज करने का काम करें। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन वैसे तो एक बड़ा विषय है, बढ़ चुकी है क्लास, एक शॉर्ट टर्म के लिए है और शॉर्ट में ही हमें समझना है, इसलिए हम समझेंगे कि इमेजिनेशन को लेकर के कॉलेरिज साहब का कहना था। कॉलेरिज अपनी वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में, बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया में इमेजिनेशन का रिलेशन उन्होंने क्रिएट से किया। क्रिएट इन द सेंस ऑफ ये एक ऐसी
फैकल्टी होती है इमेजिनेशन, जिसमें जनरेट और प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। ऐसा क्रिएट का मतलब जनरेट करना, किसी भी चीज को बनाना, या फिर उसे प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, खुद ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसका रिलेशन उन्होंने क्रिएट करने से रखा। और जो कुछ भी इमेजिनेशन से बन के आता है, नो डाउट उसका कहीं न कहीं रियलिटी का बेस जरूर होता है, लेकिन वह रियलिटी से अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे जनरेट किया गया होता है या फिर प्रोड्यूस किया गया होता है। इमेजिनेशन से थोड़ा सा हटकर कॉलेरिज ने एक और टर्म दिया इसी बुक में, जिसका नाम उन्होंने कहा फैंसी। फैंसी के लिए उन्होंने कहा कि फैंसी जो होती है इसका रिलेशन फिक्सिटीज से होता है। फिक्सिटीज, फिक्सिटीज का मतलब क्या है? ऐसी चीजें जो फिक्स हैं, ऐसी चीजें जो हमारे पास हैं, ऐसी चीजें जो डेफिनिट होती हैं। इसीलिए फिक्सिटीज के अलावा उन्होंने इनको डेफिनिटीज भी कहा। डेफिनिटीज मतलब ऐसी चीजें जो हमारे साथ हैं। ऐसी कोई भी इमेजिनेशन या कोई भी क्रिएशन नहीं होता। इमेजिनेशन और क्रिएशन, रिमेंबर, हम कोई चीज नई नहीं बनाते। फैंसी एक तरह से परस्यू करना है, किन चीजों को परस्यू करना है जो ऑलरेडी हमारे पास हैं, फिक्सिटीज। और इमेजिनेशन क्या होता है? इमेजिनेशन होता है जहां पर हम क्रिएट करने का काम करते हैं। मतलब कोई चीज होती नहीं है, हम उसको अपनी इमेजिनेशन की मदद से एक शक्ल देने का काम करते हैं, एक रूप देने का काम करते हैं। क्योंकि फैंसी का रिलेशन उन चीजों से होता है जो फिक्सिटीज या डेफिनिटीज होती हैं, जो सच में हमारी लाइफ में होती हैं। इससे डिफाइन करते हुए कॉलेरिज साहब ने लिखा था, फैंसी हैज नो अदर काउंटर्स टू प्ले विद बट फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज। The fancy is indeed no other than a mode of memory emancipated from the order of time and space। जबकि दूसरी ओर इमेजिनेशन को उन्होंने डिफाइन करते हुए ये बात कहा, इमेजिनेशन reveals itself in the balance or reconciliation of opposite or discordant qualities, of sameness with difference, of general with concrete, the idea with the image। In fact, जब हम इमेजिनेशन में जाते हैं तो सारी चीजें मिलती हैं। हम यहाँ पर फिक्सिटीज और डेफिनिटीज में रह जाते हैं, लेकिन जब इमेजिनेशन होता है, किसी भी वस्तु की जब हम कल्पना करते हैं तो बिना रियलिटी के कल्पना होती नहीं है। इसीलिए इन्होंने कहा कि नेचुरली हम कुछ अलग चीज बनाते हैं, बट जो भी हम अलग चीज बना रहे होते हैं उसमें सेमनेस तो दिखता है, लगता है कि ऐसी चीज कोई थी, लेकिन उस चीज या उस वस्तु से, उस थिंग से थोड़ा सा डिफरेंट हम बना दिया करते हैं। बिल्कुल वैसा नहीं बनाते हैं जैसा वो था। देयर शुड बी सम डिफरेंसेस। इमेजिनेशन का काम होता है डिफरेंस को क्रिएट करना, इजी लैंग्वेज में समझ लें। और जो फैंसी का काम होता है वो अर्थ पर रहने वाली चीजों को हूबहू फॉलो करना। इसीलिए फैंसी का रिलेशन किससे किया गया है? मेमोरी से। और आप जानते हैं मेमोरी में जो भी चीजें जैसी होती हैं उन्हें उसी रूप में देखा जाता है, उनको बिल्कुल अलग करके नहीं रखा जाता। तो फैंसी का रिलेशन कॉलेरिज ने मेमोरी से किया, जबकि इमेजिनेशन का रिलेशन उन्होंने कुछ सिंपल वर्ड में दिखाते हुए कहा कि सेमनेस विद डिफरेंस, जनरल विद कंक्रीट, आइडिया विद इमेज। मतलब आइडिया भी होगी, इमेज भी। अब आप समझ, इमेज है तो फिक्स है, आइडिया है तो उस इमेज के जरिए हम दूसरी चीज बनाते हैं। तो जनरल भी है तो कॉमन सी चीज है। जनरल का मतलब समझते हैं ना, मैंने आपको इसके पहले बताया था एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट की जो बातें होती हैं वो जनरल बातें होती हैं, इसलिए यहाँ पर जनरल वर्ड उन्होंने यूज किया है डिफाइन करते हुए। तो जनरल का मतलब एब्स्ट्रैक्ट से। तो ऐसा रचना करते हैं इमेजिनेशन में जिसमें एब्स्ट्रैक्ट भी होता है और कॉन्क्रीट भी होता है, जिसमें सेमनेस भी होता है और डिफरेंस भी होता है, जो प्रोड्यूस करता है, क्रिएट करता है, पुरानी चीजों के बेस पर नई चीजें बनाने की कोशिश करता है, जो आइडिया भी लेकर आता है और इमेज भी लेकर के आता है। इस तरह से एस.टी. कॉलेरिज ने बायोग्राफी और लिटरेरिया में फैंसी और इमेजिनेशन को दो अलग अलग पार्ट्स में बांट करके स्टडी किया। अब हम लोग मूव करते हैं
नेक्स्ट टॉपिक के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज हियर ग्रेवयार्ड पोएट्स। ग्रेवयार्ड पोएट्स को भी हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में स्टडी करेंगे, क्योंकि सच में है तो ये काफी बड़ा टॉपिक, लेकिन फिर भी ग्रेवयार्ड पोएट्स के लिए कुछ खास बातें आप ध्यान रखिएगा। पहले पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पोएट्स थे, दे यूज्ड टू राइट ऑन डेथ। इनकी पोएम्स जो थी वो डेथ पर लिखी जाती थी। दूसरी बात, जनरली दे आर रिटन beside or behind, you can say very close or surrounded areas of the graveyard, written in graveyards. इससे भी बड़ी बात होता था जब पोएट लोनलीनेस में होता था। अगर अकेला है पोएट तभी वो इस तरह की पोएम को राइट करता था। और इससे भी बड़ी बात होती थी डार्कनेस की, मतलब यह भी जरूरी होती थी कि आप डेथ को अपना विषय बनाएं। डेथ के साथ साथ आप जब पोएम को राइट करने जाएं तो ग्रेवयार्ड में आपको होना चाहिए, कब्र के पास होना चाहिए। रात के अंधेरे में आप इस तरह की राइटिंग करेंगे, और जब आप रात के अंधेरे में रहेंगे तो वहां पर आपके अलावा कोई नहीं होगा। इस तरह से लोनलीनेस का माहौल होगा और आप उस लोनलीनेस में राइटिंग करने का काम कर रहे होंगे। यह जो ट्रेंड है ग्रेवयार्ड पोएट्स का, वह एक्चुअली अर्ली 18th सेंचुरी की देन है। अर्ली 18th सेंचुरी, आप समझ गए होंगे कि इस समय 18th सेंचुरी की अगर बात किया जाए तो अलेक्जेंडर पोप, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, जोनाथन स्विफ्ट, डैनियल डिफो जैसे रीजन को लेकर के चलने वाले राइटर्स थे, पोएट्स थे। और यहां पर अगर हम ग्रेवयार्ड पोएट्स की बात करें तो अचानक से ये जो ग्रेवयार्ड पोएट्स थे वो रीजन को छोड़ करके इमोशन की बात करने लगे। नो डाउट अभी तक जो न्यू क्लासिकल पोएट्री है या न्यू क्लासिकल लिटरेचर है, उसने अपने आप को इमोशन से दूर रखा है, उसने अपने आप को वंडर से दूर रखा है। लेकिन अचानक से यह स्कूल, एक ग्रुप चलता है जो राइटिंग का काम करता है, और वह वंडर और इमोशन की ओर चल देता है। सुपर नेचुरल की भी बात करने लगता है, सुपर नेचुरल की भी बात करने लगता है, क्योंकि सुपर नेचुरल भी जो नियो क्लासिकल की अरिस्टोक्रेटेड और टाउन लाइफ थी, उसमें सुपर नेचुरल के लिए भी कोई जगह नहीं थी। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि ग्रेवयार्ड पोएट्स की जो राइटिंग है, उस ग्रेवयार्ड पोएट्स की राइटिंग में स्पेशली हमें इस तरह से भी पोएट्स मिलते हैं जो डेथ को भी अपना सब्जेक्ट बनाते हैं और डेथ पर वो कंटिन्यू राइटिंग कर रहे होते हैं। ऐसे में जो इस तरह के ट्रेंड को या इस तरह के टर्म को एक पावर देते हैं या एक इंस्पिरेशन देते हैं, वो इस टाइम के ही पोएट थे जिनका नाम था जेम्स टॉमसन। जेम्स टॉमसन स्पेशली वो मैन माने जाते हैं जिन्होंने एक तरह से उस दौर में रोमांटिसिज्म की नींव रखी, या आप कह सकते हैं रोमांटिसिज्म की शुरुआत की। 1730 में जेम्स टॉमसन की एक वर्क आती है जिसका नाम होता है द सीजन्स। और ये जो पोएम्स हैं ग्रेवयार्ड पोएट्स की पोएम्स, वो भी अराउंड इन्हीं के आसपास, सारी पोएम्स तो नहीं है लेकिन अराउंड यही टाइम होता है जिसके आसपास इस तरह की पोएम्स को वहां पर राइट किया गया। अब ये जो पोएम्स थी उनका और इस तरह की पोएम जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इनका क्या रिलेशन है, क्यों इनको हम लोग यहाँ पर ग्रेवयार्ड पोएट्स के नाम से जान रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, इनका जो थीम था, इनका जो विषय था, वह तो डेथ ही था। जैसे इस टाइम में जो राइटिंग की गई, जैसे मैंने बताया कि रीजनल होना चाहिए, रीजन को प्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। बट अगर आप जेम्स टॉमसन को देख रहे हैं तो 1730 में की आई हुई वर्क जो रही है द सीजन्स, वह नेचर के अलग अलग पार्ट्स को बात करती है। नेचर मतलब आई मीन सीजन से, कभी समर की बात करते हैं, कभी विंटर की बात करते हैं, कभी ऑटम की बात करते हैं, तो कभी स्प्रिंग की बात करते हैं। स्प्रिंग और ऑटम
विंटर सीजन्स पर यह इन्होंने ब्लैंक वर्स में एक तरह से बड़ी पोएम लिखी। और इनसे पहले थॉमस पार्डेल ने नाइट पीस ऑन डेथ लिखा था। थॉमस पार्डेल, इस ग्रुप के अगर आप देखें तो पहले पोएट माने जा सकते हैं थॉमस पार्डेल, जिन्होंने नाइट पीस ऑन डेथ लिखा था। नाइट पीस ऑन डेथ। और उनकी ये जो पोएम नाइट पीस ऑन डेथ थी, वह इस पोएम से पहले ही 1730 सीजन्स आती है, लेकिन नाइट पीस ऑन डेथ जो ये वर्क है वह पहले ही आ जाती है 1721 में। इस तरह से अगर देखा जाए तो जो थर्ड डिकेड्स ऑफ 18th सेंचुरी होता है, वहां से ग्रेवयार्ड पोएट्री या ग्रेवयार्ड पोएट्स के शुरुआत को समझा जा सकता है या उसके एसेंस को माना जा सकता है। हालांकि इसके बाद 3 और बड़े पोएट्स हुए जो इनके साथ जुड़े, जैसे एडवर्ड यंग्स आए और एडवर्ड यंग्स ने नाइट थॉट्स राइट किया। रॉबर्ट ब्लेयर है जिन्होंने द ग्रेव को राइट किया। लेकिन इस ग्रुप के सबसे बड़े पोएट के रूप में आए थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे को आप यह भी कर सकते हैं कि यह इस ग्रुप के लास्ट पोएट हैं, क्योंकि इनकी एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड सबसे लास्ट में आती है। एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड सबसे लास्ट में लिखी गई ये रचना होती है। तो पहले तो यहाँ पर थॉमस पार्डेल ने नाइट पीस ऑन डेथ को लिखा 21 में। दूसरे जगह पर एडवर्ड यंग ने नाइट थॉट को लिखा 1742 में। रॉबर्ट ब्लेयर ने द ग्रेव को राइट किया 1743 में। जबकि एलजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड के बारे में माना जाता है, हालांकि काफी अलग अलग डेट्स भी देते हैं। 50 में कंप्लीट होने के बाद 1751 में इसको एक पब्लिकेशन मिलता है। तो इस तरह से 1751 में ही आता है। हालांकि ये 4 बड़े पोएट जरूर रहे, लेकिन इनके अलावा भी कुछ पोएट थे जो डेथ के बारे में बात करते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, शॉर्ट में आप इनको समझ लीजिएगा कि ग्रेवयार्ड पोएट्स क्या थे, उन्होंने किस तरह की पोएम लिखी। इसमें यहाँ पर फीचर्स बताई है कि उनका जो विषय होता था वो डेथ पर राइट करते थे, कॉमन मैन की डेथ पर राइट किया करते थे। रिटन इन ग्रेवयार्ड्स राइटिंग करने के लिए मेन कॉन्सेप्ट था कि ग्रेवयार्ड में जाना चाहिए, उनको लोनलीनेस होना चाहिए, सारे लोग जब चले जाएं तब वहां पर उनको होना चाहिए, डार्कनेस का प्रेजेंस होना चाहिए, डार्कनेस के बारे में बात करना चाहिए। और इस तरह से अगर कोई पोएम राइट की जाती है तो वह हमारे लिए ग्रेवयार्ड पोएम्स की कैटेगरी में आती है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, एंड दैट इज ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क वैसे कोई बहुत पॉपुलर टर्म हमारे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी एक जनरल सा डिस्कशन लेते हैं जहां पर हम ये जानते हैं ग्रोटेस्क का अगर आप मीनिंग लेते हैं तो यह समथिंग स्ट्रेंज एंड समथिंग फियरफुल होता है। समथिंग स्ट्रेंज और fearful. Fearful in the sense of to shock our senses. हमारी जो सेंसेस होती है, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनको शॉक कर दें, ऐसी जो रचनाएं होती थी उनसे इसका रिलेशन होता है। हालांकि इसे यह भी समझा जा सकता है कि इसका रिलेशन ऑर्नामेंट से भी होता है। ग्रोटेस्क का जो रिलेशन होता है वो ऑर्नामेंट से होता है। मैंने इसके पहले आप लोगों को बैरेट बताया था, और बैरेट के बारे में मैंने यही बताया था कि वह एक तरह से फैशन होता है जिसमें हम नई चीजों के साथ पुरानी चीजों को इस तरह से मिक्स करते हैं, या कुछ भी स्ट्रेंज इस तरह से मिक्सिंग करते हैं कि जो कॉमन कॉन्सेप्शन होता है या कॉमन जो एस्पेक्ट्स होती हैं, उसके थॉट होते हैं, वो ऑलमोस्ट शॉक्ड होते हैं। ग्रोटेस्क में भी कुछ ऐसा ही होता है कि इसका भी रिलेशन जो होता है वो आर्किटेक्ट से माना जाता है। इसका जो शुरुआती क्षेत्र है आर्किटेक्ट से इसको रिलेट किया जाता है, और बाद में इसका रिवेलेशन होता है अलग अलग क्षेत्र में। इसका रिवेलेशन जो सामने आता है वो 14th सेंचुरी से माना जाता है, और ढेर सारे रेल्स होते हैं, खंडहर होते हैं, जिनके बारे में स्टडी करने का काम किया गया था। रोम में स्पेशली 14th 15th सेंचुरी में नेरोस गोल्डन हाउस
को स्टडी किया गया था। 14th या 15th सेंचुरी में नेरोस गोल्डन हाउस, नेरोस गोल्डन हाउस को स्टडी किया गया और इस गोल्डन हाउस की जो बिल्डिंग्स थी उनकी पेंटिंग्स को देख करके, उनके आर्किटेक्ट को देख करके सारे लोग इस तरह से शॉक्ड हो गए थे कि वह एक अलग टाइप की राइटिंग को रिलेट करते हैं अपने वर्क्स में। अब अगर हम किसी भी राइटिंग को आर्किटेक्ट से रिलेट करते हैं, रिमेंबर, और उसे हम फियरफुल एटमॉस्फेयर प्रेजेंट करते हैं, बहुत ज्यादा इसका रिलेशन जो होता है गोथिक से हो जाता है। आप गोथिक समझ रहे होंगे, हम नॉवल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत हद तक गोथिक से इसका रिलेशन हो जाता है। तो एक और बर्लेस होता है, दूसरी ओर गोथिक होता है, और इसे पेंटिंग से रिलेट करने का मॉडर्न टाइम में जो क्रेडिट जाता है वो बोश और ब्रुगेल को जाता है। बोश और ब्रुगेल जो थे उन्होंने इस पैटर्न को स्पेशली हाईलाइट किया और पेंटिंग में रिलेट किया। बाद में इसका रिलेशन जो हो गया वो पेंटिंग से हो गया, क्योंकि आर्किटेक्ट तो धीरे धीरे करके बंद हो गए, लेकिन ये जो पेंटिंग में आया हुआ इंस्पिरेशन था जिसको ब्रोश ने स्पेशली ब्रुगेल के साथ मिल करके काम किया था, बोश और ब्रुगेल ने जो मिलकर के काम किया था, एक्चुअली इन दोनों का कंट्रीब्यूशन मॉडर्न में जो पेंटिंग से इसका रिलेशन है उसके लिए माना जाता है और उसी के बेस पर इसको डिसाइड भी किया जाता है। बोश और ब्रुगेल का ये जो पेंटिंग से रिलेशन था, बाद में इसको एकेडमिक लाइफ में ले आने का काम किया गया और इसका रिलेशन कैसे हो गया। अभी तक तो हम लोग इसको पेंटिंग लाइफ में लेकर गए थे, एकेडमिक लाइफ में भी धीरे धीरे करके आ गया, जिसका मतलब हो गया कि धीरे धीरे यह लिटरेचर से भी रिलेट करने लगा। लिटरेचर से रिलेट करने का मतलब क्या था, जब हम पेंटिंग को बना रहे थे कुछ ग्रोटेस्क इमेजेस को लेकर के, तो उसका मतलब यह था कि पेंटिंग जो है वो ग्रोटेस्क इमेज लेता है या इमेजिनेशन को यूज करता है। दूसरी ओर जब हम लोग बात करने लगे लाइफ की ओर, तो यह धीरे धीरे लाइफ को भी ग्रोटेस्क रूप में प्रेजेंट किया, जो वोल्फगैंग कैसर ने इसको सामने रखा था। वोल्फगैंग कैसर ने इसको हमारे सामने रखा हुआ था। तो वोल्फगैंग कैसर का रिलेशन है जब एकेडमिक में आता है और हमारे लिटरेचर में इसका ढेर सारा यूज होता रहा। नेक्स्ट टर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट इज हाइकू। हाइकू एक तरह का जापानी या जापान का एक स्टैंजा फॉर्म, जापानीज स्टैंजा फॉर्म। ये एक ऐसा स्टैंजा फॉर्म था जिसमें पोएट का स्पिरिचुअल या इमोशनल फीलिंग एक्सप्रेस किया जाता था। पोएट्स स्पिरिचुअल और इमोशनल जो फीलिंग होती थी या स्पिरिट से रिलेट करती हुई या इमोशन से रिलेट करती हुई जो भी उसकी फीलिंग होती थी उसको प्रेजेंट किया जाता था। इसको शॉर्ट लाइंस में रखा जाता था। कई बार इसकी लाइंस की इस तरह सिस्टम होती थी कि इसे हम 3 लाइंस में रखते थे। 3 लाइंस का ये स्टेंजा होता था, ध्यान रखिएगा। 3 लाइन का स्टेंजा वैसे तो टर्सेट कहलाता है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा इस लाइन को पूरा कंप्लीट करने के लिए या इस स्टेंजा फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए हमें 17 सिलेबल की जरूरत होती थी। कितने की? 17। और 17 सिलेबल्स के लिए जो 3 लाइन दी गई होती हैं उनका पैटर्न कुछ इस तरह से बना था। लाइन फर्स्ट अगर आप देखें तो इसमें 5 सिलेबल होते थे। लाइन सेकंड में अगर आप देखें तो इसमें 7 सिलेबल होते थे और लाइन थर्ड में अगर देखें तो इसमें हमारे पास फिर से 5 सिलेबल हुआ करते थे। इस तरह से यह 3 लाइन का स्टेंजा होता था जो 17 सिलेबल पर बना होता था। जापान से इसको इन्वेंट किया गया था, जापान का ये फॉर्म होता था और इसे स्ट्रिक्टली यूज करने का वैसे तो बहुत ज्यादा यूज नहीं देखने को मिलता है, जापान में खास तौर से देखने को मिलता है। शॉर्ट ये होता है, यूनिफॉर्म रहता है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, क्योंकि आप जानते हैं
जब थ्री लाइन के स्ट्रेंजा फॉर्म को रखना है, स्ट्रेस्ड करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेस्ड न करके ज्यादातर अनस्ट्रेस्ड, या आप समझ सकते हैं कि इस फॉर्म में ज्यादातर हम वीक साउंड का यूज करते थे या वीक सिलेबल का यूज किया करते थे। इंग्लैंड में या यूं कहिए मॉडर्न में जो यूज किया गया वो सबसे ज्यादा इसको एजरा पॉन्ड ने यूज किया। उनके वर्क्स में हमें ये फॉर्म देखने को मिलता है। तो एजरा पॉन्ड स्पेशली सपोर्टेड दिस जापानीज फॉर्म, और उन्होंने इसको यूज किया अपने वर्क्स में इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, जिसमें उन्होंने हाइकू को यूज किया। इसका दूसरा स्पेलिंग भी होकू करके होता है, दूसरे नाम से हम लोग इसको भी जानते हैं, होकू के नाम से भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट इसका जो टर्म होता है वो होकू के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे मैंने बताया एजरा पॉन्ड ने इसको इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो में इसका यूज किया हुआ था। नेक्स्ट टर्म को हम लोग डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में अगर आप बात करें तो वैसे तो ये पूरी लाइफ ही फाइन आर्ट्स है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। अगर आप सच में समझ रहे हैं तो फाइन आर्ट्स का मतलब ये हो गया कि देयर इज नथिंग दैट इज अवे फ्रॉम फाइन। मतलब आप लाइफ में हर चीज में या इशू पा सकते हैं या प्रेजेंस पा सकते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ and it is our art or literature that we live day by day in our lives. Fine arts में literature को तो साथ में रखा ही जाता है, साथ ही साथ पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक और आर्किटेक्चर को भी प्रेजेंट किया जाता है। फाइन आर्ट मॉडर्निटी में धीरे धीरे इसका वजूद बढ़ता जाता है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि 5 आर्ट्स को इसमें रिलेट किया जाता है। फाइन आर्ट्स में लिटरेचर के अलावा आर्किटेक्चर को भी, पेंटिंग को, स्कल्पचर को, इसे म्यूजिक को इसमें प्रेजेंट किया जाता है। और इसका जो राइटिंग होता है वह स्पेशली 18th सेंचुरी से अगर पहले हम लोग बात करें, 18th सेंचुरी से पहले, तो इसका बहुत ज्यादा वजूद हमारे सामने नहीं आता हुआ लगता। ऐसा लगता है कि 18th सेंचुरी से पहले फाइन आर्ट्स या इन म्यूजिक एक्सेट्रा के बारे में, म्यूजिक, लिटरेचर, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी। लेकिन मॉडर्निटी में अगर आप देखें तो धीरे धीरे इसके बारे में ज्यादा ही बात होने लगी है, और अब कई स्कूल्स और कॉलेजेस में फाइन आर्ट्स को, लाइफ को जीने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल माना गया है, और इसे लोग फॉलो करते हुए हमारे सामने आते हैं। इनफैक्ट इट्स अ नाउ मीडियम ऑफ लिविंग अ लाइफ। नेक्स्ट टर्म के बारे में अगर बात करें, दैट इज हार्लेम रिनेसांस। रिनेसांस तो आप जानते ही हैं कि लाइफ से रिलेट करता है, रिन्यू करने के लिए, बट हार्लेम का रिलेशन क्या है इसको ध्यान रखिएगा। ब्लैक जो अमेरिका और अफ्रीका में रहते थे, तो अमेरिकन और अफ्रीकन जो ब्लैक हुआ करते थे आफ्टर, आई थिंक आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज ओवर। और आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब ओवर हुआ? 19 या 17, बट इसके लिए देखा जाता है कि 1917 से लेकर के ऑलमोस्ट 1930s का जो टाइम होता है, इसके बीच में एक अलग सा लिटरेचर डेवलपमेंट हुआ, और ये लिटरेचर स्पेशली हाईलाइट करता है ग्रेट डिप्रेशन पर। ध्यान रखिएगा 1929 में अब तक की सबसे ज्यादा बड़ी आर्थिक मंदी हुई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट डिप्रेशन। ये ग्रेट डिप्रेशन जो रहा है उसका सोशल और पॉलिटिकल बहुत ज्यादा असर पड़ा, और ग्रेट डिप्रेशन के जो सबसे बड़े शिकार हुए थे कौन हुए थे? ब्लैक, आई मीन नीग्रो। इस तरह से यह लिटरेचर जो हार्लेम रिनेसांस के नाम से जाना जाता है, वह अफ्रीकन और अमेरिकन राइटर्स की लाइफ है, ब्लैक लोगों की लाइफ है, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद से लेकर के ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के शुरू होने तक के टाइम को लगभग कवर करता है। और इसका जो मेन रीजन हमारे पास आता है वो ग्रेट डिप्रेशन के रूप में आता है। द ग्रेव्स ऑफ रेथ इसका एक बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है, हालांकि इससे अच्छा जोरा नील हडसन का नॉवेल एवरी आई वर वाचिंग गॉड भी इसका बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है। एवरी आईज वर वाचिंग गॉड एक बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है। लास्ट टर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं, दैट इज ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म
का जो रिलेशन होता है उसको आप, एक तो मानववाद भी होता है या मानववाद को स्टडी करने का एक ट्रेंड भी होता है जिसको हम ह्यूमनिज्म के नाम से जानते हैं, बट यहां पर आप ध्यान रखिएगा ह्यूमनिज्म का रिलेशन है स्टडी ऑफ डॉक्ट्रिन। एक फिलॉसफी होती है, फिलॉसफी ऑफ स्टडी ग्रीक लिटरेचर, जो रिनेसां के समय इसको टर्न किया गया, और इस स्टडी करने की, इस टॉपिक को या फिलॉसफी को स्टडी करने वाले जो स्कॉलर्स थे उन्हें ह्यूमनिस्ट कहा गया। जो स्कॉलर्स थे वो क्या हुए? ह्यूमनिस्ट। और जो फिलॉसफी थी वो क्या कहलाई? ह्यूमनिज्म। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ह्यूमनिज्म का रिलेशन एक डॉक्ट्रिन से है, एक फिलॉसफी से है, जिसमें स्टूडेंट्स ग्रीक लिटरेचर को स्टडी किया करते थे। खास तौर से ये जो ह्यूमनिज्म है इसका रिलेशन उस समय से जब रिनेसां इंग्लैंड में आता है और लोग अपने लिए जो थीम या विषय बनाते थे उसका मेन बेस बनाए थे ग्रीक स्टडी को। बाद में जब 19th सेंचुरी के बाद आते हैं, स्पेशली जो 20th सेंचुरी में आते हैं, तो न्यू ह्यूमनिज्म सामने आ जाता है। और न्यू ह्यूमनिज्म का जो टर्म होता है वो बैक टू ह्यूमनिज्म होता है, न्यू ह्यूमनिज्म। अब इसका मतलब क्या था इसको समझ लीजिए। जब हम ह्यूमनिज्म की बात कर रहे हैं तो केवल रिनेसां में बात कर रहे हैं, और 1660 के बाद रिनेसां खत्म हो जाता है। धीरे धीरे लोग ग्रीक इंस्पिरेशन से दूर हो जाते हैं। नियो क्लासिकल में आपने देखा कि ग्रीक इंस्पिरेशन नहीं लिया गया, लेकिन जब हम 20th सेंचुरी में आते हैं तो वहां पर हमें एक ट्रेंड दिया जाता है कि हमें फिर से उसी ग्रीक में चलना चाहिए, उन्हीं चीजों को स्टडी करना चाहिए। और इस बात को सामने रखा एरविंग बैबिट ने और साथ में पॉल एल्मर मोर ने।